दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, प्रकृति हमें देना सिखाती है। हवा है वो अपने लिए नहीं चलती, जीव जंतु को प्राणवायु देने के लिए चलती है। अग्नि है वो अपने लिए नहीं जलती, वो हर एक को रोशनी देने के लिए जलती है, प्रकाश देने के लिए जलती है। कुछ ना कुछ आदमी जीव जंतु उसका उपयोग ही करता है। ऋतुएं समय पर बदलती हैं, वो जनमानस के लिए बदलती हैं। अगर एक सी ऋतु रहेगी तो जीवन भी असंभव हो जाएगा और पृथ्वी की सृष्टि की जो रचना है वो भी रुक जाएगी। लेकिन ये इस पृथ्वी पर परमपिता परमेश्वर ने हमको, आपको, जीव जंतुओं को बनाकर भेजा है। सबसे ज्यादा बुद्धि जो उसने दी है इस आदमी को दी है, इंसान को दी है। और यही आदमी, यही इंसान सबसे ज्यादा स्वार्थी है। वो प्रकृति से भी नहीं सीखता, पेड़ पौधों से भी नहीं सीखता। पेड़ों पे जो फल लगते हैं वो खुद नहीं खाते, वो दूसरे लोग ही खाते। फुलवाड़ियाँ खिलती हैं, फूल खिलते हैं, वो अपने लिए नहीं खिलते, हम लोगों को सुख देने के लिए खिलते हैं। फूलों की छटा देखकर, रंग बिरंगे फूल देखकर हम उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि देखो कितनी खूबसूरत ये धरती बनाई है, ये दुनिया बनाई है। विवेक, बुद्धि, ज्ञान ये इंसान को दिया है परमपिता परमेश्वर ने कि वो अपना कल्याण करे, आगे बढ़े। लेकिन है सबके पास, इस्तेमाल कोई कोई करता है। कोई आम रहता है, कोई खास हो जाता है। खास में भी कमी होती है। खास आदमी जो होते हैं, विशेष आदमी जो होते हैं, सेलिब्रिटीज जो होते हैं, उनमें भी कमियां होती हैं। हम आम आदमी हैं, हाँ, कमियां हमारे अंदर हैं। हम अपने आप को ये दीनहीन ना समझें कि सब हमारे अंदर ही कमी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हुए हैं, नेता हुए हैं, अभिनेता हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, उनके अंदर भी कोई ना कोई कमी जरूर रही है। और जब वो कमी है तो उसकी चर्चा भी होती है। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कमीनापन छिपा हुआ होता है। आदमी आम हो या खास हो, वो कमीनापन उसके अंदर छिपा होता है। और वो जब बाहर निकलता है, जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती या जिससे कुछ वो चाहता है वो उसको नहीं मिलता, तब उस आम या खास आदमी का वो कमीनापन निकलता है। साथियों, बात कर रहे हैं हम यहाँ फिल्म इंडस्ट्री की। 1960 में एक फिल्म आई थी, मुगले आजम। ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। ऐसी फिल्म आज तक न बनी है और शायद न भविष्य में बनेगी। इस फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी थी। इस फिल्म में एक सीन ऐसा होता है कि दिलीप कुमार को मधुबाला को चांटा मारना होता है। इस फिल्म के दौरान ही मधुबाला और दिलीप कुमार की दोस्ती आगे बढ़ी, प्रेम बढ़ा और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। साथियों, एक खास बात ये थी कि इस फिल्म की शूटिंग, मुगले आजम फिल्म की शूटिंग 10 साल चली थी। 10 साल में इस फिल्म का निर्माण पूरा हुआ और तब जाकर ये फिल्म 1960 में रिलीज हुई। और ये 10 साल का जो लंबा पीरियड था, ये दिलीप कुमार और मधुबाला को पास आने के लिए, इनको करीब लाने के लिए पर्याप्त था। मधुबाला भी चाहती थी कि मैं भी दिलीप कुमार से शादी करूं। दिलीप कुमार भी चाहते थे कि हम शौहर बेगम बने। दोनों के परिवार वालों में, दिलीप साहब के परिवार के जो लोग थे वो तो चाहते थे, लेकिन मधुबाला के जो परिवार के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि मधुबाला की शादी दिलीप कुमार से हो। दिलीप कुमार साहब ने पैगाम भी भिजवाया था शादी के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये गुस्सा, ये फिल्म का जब क्लाइमैक्स चल रहा था,
तब ये पैगाम उनका नकार दिया गया था मधुबाला के परिवार वालों ने। मधुबाला को ये पता थी। साथियों, उस समय की जो हीरोइनें थी वो अपने परिवार से जुड़ी हुई थी। वो परिवार के खिलाफ जाकर बगावत नहीं कर सकती थी। उनमें परिवार के संस्कार, परंपराएं इतनी गहरी बैठी हुई थी उनके मन पर, अवचेतन मन पर, कि वो परिवार की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी शादी ब्याह के मामले में नहीं ले सकती थी और परिवार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती थी। देवानंद और सुरैया के साथ भी ऐसा ही हुआ और इस फिल्म में मधुबाला और दिलीप कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये दोनों हीरोइन अपने परिवार के खिलाफ बगावत नहीं कर सकें और दिलीप कुमार और मधुबाला की शादी न हो सकी। जब शादी न हुई तो दिलीप कुमार का गुस्सा साथ में आसमान पर था। उनको मधुबाला पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो गुस्से को किस तरह जाहिर करें, क्योंकि मधुबाला शूटिंग पर आती थी तो उनके पिताजी साथ आते थे। पिताजी जब शूटिंग खत्म हो जाती थी तो पिताजी के साथ अपने घर चली जाती। वो अपने गुस्से को किस तरह निकालें, मधुबाला से क्या कहें गुस्से में, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिल्म में एक सीन है कि वो मधुबाला के एक चांटा मारते हैं। उन्हें ये अवसर मिल गया। उन्होंने के आसिफ जो डायरेक्टर थे इस फिल्म के, उनसे कहा कि आप मधुबाला के पिताजी को किसी तरह सेट से बाहर भेज दें, क्योंकि मधुबाला के चांटा लगेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। के आसिफ की समझ में ये बात आई। उन्होंने किसी बहाने से अपने सहायक के साथ मधुबाला के पिता अताउल्ला खान को सेट से बाहर भेज दिया। तब ये फिल्म पिक्चराइजेशन हुआ था इसका। जब ये फिल्म की शुरुआत हुई तो दिलीप कुमार इस गुस्से में भरे हुए तो थे कि भाई मेरी शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया और ये लड़की बगावत न कर सकी, जबकि मैं बगावत करने को तैयार था और मैंने अपने घर वालों को मना लिया और ये लड़की नहीं मना पाई। वो जो चांटा मारने का सीन था वो हर पहले शॉट में ही हो चुका था, लेकिन दिलीप कुमार नहीं माने। उन्होंने फिर डायरेक्टर से कहा कि ये सीन मुझे कुछ जचा नहीं, इस शॉट को दोबारा लिया जाए। फिर वो शॉट दोबारा लिया गया। दिलीप कुमार ने फिर जोर से कस के चांटा मारा मधुबाला के। ये आजकल की टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी। वो सही में चांटा मधुबाला के गाल पर मार रहे थे और इस तरह 5 चांटे उन्होंने मारे और 5वां जो चांटा मारा वो इतना जोरदार था, इतना आवाज आई थी कि पूरे सेट पर जितने भी लोग थे सब सन्न रह गए थे। और वो चांटा मार के शॉट होके हुआ, दिलीप कुमार निकल गए, मधुबाला रोती रहीं। फिर के आसिफ जो इस फिल्म के निर्देशक थे वो मधुबाला के पास आए, उसे समझाया और मधुबाला को एक कोने में ले गए और कहा कि दिलीप आज भी तुमसे मोहब्बत करते, अगर ये मोहब्बत नहीं करते तो ये गुस्सा जाहिर नहीं करते तुम पे, इसलिए इस चांटे को अन्यथा मत लेना। साथियों, कहते हैं ना, आदमी आम हो या खास, कभी ना कभी उसका कमीनापन बाहर आ ही जाता है और इस सीन पर दिलीप साहब का भी कमीनापन बाहर आ गया, क्योंकि उन्होंने अपने गुस्सा मधुबाला के गाल पर चांटे जड़कर निकाला। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।